बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज का नावल है खामोश मोहब्बत। चलिए शुरू करते हैं। तुम्हें मेरी मोहब्बत मजाक लगती है, झूठ लगती है, क्यों तुम्हें यकीन नहीं आता? आज इसका ज़ब्त जवाब दे गया, इसीलिए इससे सवाल करने पर मजबूर हो गया। अब बोलो, जवाब दो, क्यों नहीं दे रही? क्यों मुझसे दूर रहती हो? बोलो, जवाब दो। क्योंकि मुझे ठुकराए जाने से खौफ आता है। एक दफ़ा पहले भी ये दुख झेल चुकी हूँ, अब मज़ीद हिम्मत नहीं है मुझ में। माहिद कब से हदीद को पूरे घर में ढूंढ रहा था, मगर वो शायद ऑफिस से नहीं आया था अभी तक। उसने सोफे पर बैठी आलिया, जो अपने नाखून पर नील पेंट लगा रही थी, उसके पास गया और पूछा, आंटी बाबा कहाँ है? जिसके जवाब में आलिया ने इसके नाजुक गाल पर थप्पड़ दे मारा। थप्पड़ इतना जोरदार था कि माहिद जमीन पर गिरा। उसका होठ फट गया। नजर नहीं आ रहा क्या? मैं कुछ काम कर रही हूँ और हदीद को क्यों ढूंढ रहे हो? हाँ, आखिर तुम और तुम्हारी माँ कब उसकी जान छोड़ोगे? कब तक मेरे और इसके दरमियान आते रहोगे? अपने अंदर के भड़ास इस मासूम पर निकाल कर वो आराम से अपने कमरे में चली गई। माहिद रोते रोते उठा और बैरूनी दरवाजे की तरफ भागा। माहम किचन में खाना बना रही थी। जब इसे दरवाज़ा खटकने की आवाज़ आई, कोई मुसलसिल दरवाज़ा खटखटाए जा रहा था। इसने चूल्हे की आंच हल्की की और दरवाज़ा खोलने चली गई। जब इसने दरवाज़ा खोला तो माहिद को अकेले खड़े रोता देखकर वो परेशान हो गई। माहिद इसके पुकारने पर माहिद ने सर ऊपर किया और रोते रोते उससे लिपट गया और मज़ीद शिद्दत से रोना शुरू कर दिया। माहिद का इस तरह रोना और इसके घर आना इसे तशवीश में डाल गया। माहिद मेरा बच्चा, आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो और किसके साथ आए हो? माहम ने इसे खुद से अलग करके उसके आंसू साफ करते पूछा। मम्मा, मैं अकेले आया हूँ। मम्मा, मुझे आपके साथ रहना, वहाँ वहाँ मुझसे कोई प्यार नहीं करता, माहिद ने हकलाते हुए कहा। अचानक माहम की नज़र माहिद के फटे हुए होठ पर गई। ये चोट कैसी लगी आपको? मामा मामा वो आली आंटी ने मारा। मम्मा, मैं आपके पास रहूँगा, मैं वापस नहीं जाऊँगा। ये कहकर वो माहम के गले लग कर बिलक कर रो शुरू किया। माहिद की बात सुनकर माहम का दिमाग घूम गया। माहिद को लेकर वो रूम में गई और इसको कार्टून लगा कर दिया, मगर वो इतना डरा हुआ था कि इससे अलग नहीं हो रहा था। माहम ने थोड़ी देर इसे बहलाया, इसे यकीन दिलाया कि वो इसे खुद से अलग नहीं करेंगी। माहिद जब सो गया तब वो उठी और रूम से बाहर आई ताकि हदीद से टोक टोक बात कर सके। हदीद खान मुल्क का जाना माना बिजनेसमैन था, अपने माँ बाप का इकलौती औलाद थी। हदीद नेचर वाइज संजीदा और ठंडे मिजाज का था। इसका शुमार सुकून से और खामोश से काम करने वाले लोगों में हुआ करता था। इसके वालिद हामिद खान अपने गांव के बड़े ज़मींदार थे। मीरपुर आधे से ज़्यादा इनका था। वो एक रहमदिल ज़मींदार थे। इनकी बेगम नगीन खान इनकी चाचा की बेटी थी और काफ़ी मगरूर थी। ऊपर से एक बेटे की माँ थी। ये बात भी इनके गुरूर की वजह थी। ख़ानदान में इनकी किसी से नहीं बनती थी। इनकी सिर्फ अपनी इकलौती बहन नैना से बनती थी, जो शादी के 3 साल बाद बेवा हो गई थी। इनकी एक बेटी थी आलिया। नैना बेगम के हालात अच्छे नहीं थे। इनके शोहर अच्छा कमाते नहीं थे, मगर इनकी वफ़ात के बाद इनके ससुराल वालों ने इन्हें घर से निकाल दिया। नगीन बेगम के घर वाले खुद भी अमीर नहीं थे, मगर बेटी के अच्छे घर में शादी हो जाने के बाद इनके हालात भी अच्छे हो गए थे। हामिद खान और नगीन बेगम शहर में रहते थे हदीद के साथ। नैना बेगम के डेथ के बाद नगीन बेगम ने आलिया को अपने साथ रखा था। वो आलिया को अपने साथ यलम लेकर आ गई थी। नगीन बेगम आलिया को बहू बनाना चाहती थी, मगर हामिद साहब इसके हक में नहीं थे। इनकी ख्वाहिश थी कि वो अपने दोस्त आबिद लगारी की बेटी माहम लगारी को बहू बनाए, मगर यहाँ नगीन बेगम को इख्तिलाफ था। वो आलिया को बहू बनाना चाहती थी। हुआ वही जो हामिद साहब चाहते थे। माहम ही हदीद की बीवी बनी। नगीन बेगम ने बहुत वावेला किया, मगर हामिद साहब ने इनकी एक ना सुनी। हदीद को इस शादी पर कोई एतराज़ नहीं था। इसने कभी माहम को कोई हक तलफी नहीं की। शुरू के 2 साल तो बहुत खुशहाली से गुजरे। इस दौरान माहिद इनके दरमियान आया। माहिद की पैदाइश से पहले हामिद साहब नगीन बेगम और आलिया को वापस गाँव ले आए, और माहिद के दुनिया में आने से पहले ही हामिद साहब वफ़ात पा गए। इसी वजह से नगीन बेगम गांव से वापस नहीं आई, मगर उन्होंने आलिया को शहर भेज दिया। माहिद की पैदाइश हो गई थी। माहम और हदीद बहुत खुश थे, मगर वो ज़्यादा अरसा ना रही।
حدید کو اس دوران ماہم سے محبت ہو گئی تھی۔ وہ اپنی ماں کی ماہم سے متعلق ناپسندگی سے بھی واقف تھا۔ اس نے ماہم سے کبھی اظہار محبت نہیں کی تھی کیونکہ وہ اظہار کرنے سے ڈرتا تھا۔ اس کے دل میں ایک انجانا سا خوف تھا۔ ماہم کو حدید سے شروع سے محبت تھی مگر وہ ڈرتی تھی کہ وہ اسے ٹھکرا نہ دے۔ نگین بیگم نے شروع سے اس کو یہ سنایا تھا کہ اس کی اور حدید کی شادی ایک سمجھوتا ہے جو جلدی ختم ہو جائیں گی، اور یہ کہ حدید عالیہ سے محبت کرتا ہے۔ اسے کبھی اپنی 2.5 سالہ شادی میں حدید کے رویے سے ایسا محسوس تو نہیں ہوا تھا۔ حدید ایک اچھا شوہر اور اچھا باپ تھا۔ حامد صاحب کی موت کے بعد کافی عرصے تک اس کی زندگی پرسکون تھی۔ ماہد 1.5 سال کا تھا جب عالیہ دوبارہ ان کے گھر آ گئی اور تب سے ان کی شادی شدہ زندگی میں مسائل شروع ہو گئے۔ عالیہ جان بوجھ کر کوئی بحث شروع کرتی اور جیسے ہی حدید سامنے آتا یا اس تک یہ بات پہنچتی تو وہ بہت معصوم بن جایا کرتی اور سارا معاملہ ماہم پر ڈال دیتی۔ حدید جانتا تھا کہ ماہم بے قصور ہے مگر روز روز کے جھگڑوں سے تنگ آ کر وہ اور ماہم الگ ہو گئے۔ ماہم اپنے پرانے گھر پر آ گئی ماہد کے ساتھ۔ ماہد کے 3 سال کے ہونے تک حدید ماہم کے گھر اس سے ملنے جایا کرتا تھا۔ پھر جب وہ 4 سال کا ہوا تو 15 دن وہ ماہم اور 15 دن حدید کے پاس رہنے لگا۔ حدید کے پاس رہتے ہوئے اس کا سامنا عالیہ سے ہوتا جو حدید کے سامنے تو اسے پیار سے بات کرتی مگر اس کے جاتے ہی اصلیت دکھا دیتی۔ ماہد نے کبھی عالیہ کے رویے کے بارے میں حدید اور ماہم کو نہیں بتایا تھا۔ خاندان والوں نے عالیہ کے حدید کے گھر رہنے پر سوال کیے جس کا جواب نگین بیگم نے یہ کہہ کر دیا کہ عالیہ شہر میں جاب کرتی ہے اور اس کا آفس وہاں سے قریب پڑتا ہے۔ عالیہ نے بہت دفعہ حدید کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی مگر حدید نے کبھی اس کو بڑھاوا نہ دیا۔ حدید اپنے آفس میں بیٹھا کام کر رہا تھا جب اس کے فون پر ماہم کی کال آئی۔ ماہم کا نام دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ دور رہنے کے باوجود آج بھی حدید اس سے بے پناہ محبت کرتا تھا مگر اس کی محبت ایک طرف سے خاموش محبت تھی۔ وہ آج تک چاہ کر بھی اس سے اظہار محبت نہیں کر سکا تھا۔ وہ کبھی ماہم کو خود سے دور نہیں کرنا چاہتا تھا مگر حالات ایسے پیدا ہو گئے تھے کہ اسے اور ماہم کو الگ ہونا پڑا۔ اس نے جب ماہم کی کال پک کی تو جو سوال اس کو سننے کو ملا وہ اسے عجیب لگا۔ کیا تم ابھی گھر آ سکتے ہو؟ ماہم نے بغیر تمہید بانے کہا۔ اس نے آمنے سامنے بیٹھ کر بات کرنے کا سوچ لیا تھا۔ شور، بلکہ اب میں بھی نکل رہا ہوں۔ حدید کو اس کا لہجہ عجیب لگا مگر وہ مان گیا اور آفس سے نکل گیا۔ اب ماہم کو حدید کا انتظار تھا۔ آدھے گھنٹے بعد اس کے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ ماہم نے دروازہ کھولا اور حدید کو لاؤنج میں بیٹھایا۔ تم جانتے ہو اس وقت ماہد کہاں ہے؟ ماہم نے سوال کیا۔ ہاں گھر پر ہے، کیوں کیا ہوا؟ حدید نے جواب دیا۔ غلط، اس وقت حدید میرے گھر پر ہے اور جانتے ہو وہ اس رات کے وقت میرے گھر اکیلا آیا ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ تمہاری کزن نے اس کو مارا جس کی وجہ سے اس کا ہونٹ پھٹ گیا۔ ماہم کی بات سن کر حدید کو بے وقت پریشانی بھی ہوئی اور غصہ بھی آیا۔ اس کے گھر جا کر عالیہ سے بات کرنے کے بارے میں سوچ لیا تھا۔ اس وقت حدید کہاں ہے؟ کیا میں اس سے مل سکتا ہوں؟ نہیں، ابھی وہ ویسے ہی بہت مشکل سے سویا ہے، کافی ڈرا ہوا تھا اور واپس بھی نہیں جانا چاہتا۔ تم فی الحال اسے میرے پاس ہی رہنے دو۔ ماہم نے اسے ماہد کے حالت سے آگاہ کیا۔ اچھا، تم فکر نہ کرو، وہ 1-2 دن میں ٹھیک ہو جائے گا، پھر تم اس سے مل لینا۔ ماہد کی حالات کا سن کر حدید کو شرمندگی ہوئی۔ ماہم اس کے چہرے پر شرمندگی دیکھ چکی تھی اس لیے اس کو شرمندگی سے نکالنا چاہا۔ وہ جانتی تھی کہ حدید کا بھی اس میں کوئی قصور نہیں، وہ تو آفس میں ہوتا ہے، اس کو کیا پتا کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ حدید خاموشی سے اٹھا اور گھر کے لیے نکل گیا۔ ماہم اسے دروازے تک چھوڑنے آئی۔ جب وہ پلٹا، آئی ایم سوری، میں واقعی اچھا باپ نہیں ہوں۔ ماہم کا جواب سنے بغیر وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا چلا گیا۔ ماہم کو افسوس ہوا۔ عالیہ، عالیہ، باہر آؤ ابھی اسی وقت۔ حدید بہت غصے میں گھر آیا اور آتے ساتھ ہی غصے سے عالیہ کو پکارنے لگا۔ عالیہ گھبرائی ہوئی نیچے آئی۔ کیا ہو گیا ہے حدید، کیوں چلا رہے ہو؟ اس کی بات سن کر حدید کا دماغ مزید گھوم گیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی ماہد کو تھپڑ مارنے کی؟ ہاں، کیا سوچ کر تم نے اس پر ہاتھ اٹھایا؟ ہاں بولو، وضاحت دو مجھے۔ حدید اپنے جلالی روپ میں آ چکا تھا جو بہت کم آتا تھا۔ عالیہ تو ڈر گئی۔ اس نے کہاں دیکھا تھا حدید کا ایسا روپ؟ وہ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، عالیہ نے ڈرتے کہا۔ طبیعت خرابی کا مطلب تم میرے بیٹے پر ہاتھ اٹھاؤں گی؟ ہاں، اپنی حد میں رہو عالیہ، یہ نہ ہو کہ میں
कुछ और कर गुजरूं जो तुम्हारे लिए अच्छा ना हो। अभी हदीद मजीद कुछ बोलता कि आलिया इसके गले लग गई और इस वक्त माहम भी आ गई और इन दोनों को ऐसे देखकर हैरान हो गई। हैरान तो हदीद भी हो गया आलिया की हरकत पर। मेरे ख्याल में मैं गलत वक्त पर आ गई हूँ। माहम खुद ही शर्मिंदा हो गई और इसको ऐसे देखकर इसे यकीन हो गया कि हदीद आलिया से ही प्यार करता है, जबकि हदीद तो इस सिचुएशन से घबरा गया। वो नहीं चाहता था कि माहम कुछ गलत सोचे। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम बताओ क्या हुआ। वो तुम अपना वॉलेट मेरे घर भूल गए थे, वही देने आई हूँ। अब चल। माहम जल्द से जल्द वहाँ से जाना चाहती। रुको, मैं तुम्हें छोड़ कर आता हूँ, इस वक्त अकेले जाना ठीक नहीं है। माहम ने इसे मना करना चाहा मगर वो इसे छोड़ने चला गया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया दाऊद, तुमने मेरे जाने के बाद माहिद का ख्याल रखा। इसने तुम्हें तंग तो नहीं किया? अरे नहीं यार, माहिद तो इतना अच्छा बच्चा है, दाऊद ने माहिद की तारीफ करते हुए कहा। इन दोनों को ऐसे हंसते हदीद देख चुका था। दाऊद को देखकर इसे लगा कि वो इसे पहले कहीं देख चुका है। वो माहम से कुछ बात करने के लिए दोबारा आया था। दाऊद माहम का अच्छा दोस्त था। माहम माहिद की भी इससे अच्छी बनती थी। 3 दिन बाद आज हदीद दोबारा माहम के घर आया था माहिद से मिलने। माहम ने इसे अच्छे से वेलकम किया, इसे ले जाकर लाउंज में बिठाया। माहिद कैसा है, अब क्या मैं इससे मिल सकता हूँ? हदीद माहिद को काफ़ी याद कर रहा था, इसलिए इससे मिलना चाहता था। हाँ, अब वो ठीक है, रुको मैं इसे बुलाती हूँ। माहम माहिद को बुलाने गई। कुछ देर बाद माहिद आया और हदीद को देखकर अपनी जगह खड़ा हो गया। अभी हदीद कुछ समझाता कि माहिद रोने लग गया। इसका ऐसे रोना हदीद को तड़पा गया। माहिद जानू, बाबा से मिलो जाकर, आपके बाबा आपसे मिलने आए हैं। माहम नहीं चाहती थी कि माहिद हदीद से दूर हो, इसलिए इसे हदीद के पास भेजा। माहिद छोटे छोटे कदम उठाकर इसके सामने जाकर खड़ा हो गया। क्या अभी तक अपने बाबा से नाराज हो? माहिद ने ना में सर हिलाया। तो बाबा से बात क्यों नहीं कर रहे? अभी हदीद मजीद कुछ कहता कि माहिद इसके गले लग गया और रोने लगा। बाबा, आलिया आंटी बहुत बुरी है, मुझे वहाँ नहीं जाना। काफ़ी देर रोने के बाद वो चुप हो गया। एक काम करते हैं, हम आज का पूरा दिन घूमने के लिए चलते हैं, ठीक है? सिर्फ आप और मैं। बाबा मम्मा को भी साथ ले जाइए ना। माहिद की बात पर दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। अपनी मम्मा से पूछ लो, मुझे कोई एतराज़ नहीं। हदीद ने फैसला माहम पर छोड़ा। मम्मा चले ना हमारे साथ, बहुत मज़ा आएगा। माहिद के जोर देने पर वो मान गई। पूरा दिन इन्होंने मज़ा किया। माहिद बहुत खुश था। रात को वो डिनर के लिए रेस्टोरेंट आए। अभी वो लोग ऑर्डर दे कर बैठे ही थे कि इनकी टेबल पर दाऊद आ गया। माहम ने इसे भी अपने साथ बिठा लिया और इससे बातें करने लगी। हदीद को रह रहकर गुस्सा आ रहा था। वो जेलस हो रहा था और इसकी ये हालत माहिद से छुपी हुई नहीं थी। बाबा, आप जेलस हो रहे हैं, माहिद ने सरगोशी में कहा। इसके इस तरह कहने से हदीद घबरा गया मगर फिर ढीठ होकर बोला, मैं क्यों जेलस होने लगा? माहिद हंसने लगा। आप जेलस ना हो, दाऊद अंकल अच्छे हैं और मम्मा के दोस्त हैं। माहिद ने हदीद को दाऊद के बारे में मालूमात दी। इस तरह वो दोनों बातों में लग गए और माहम दाऊद बातों में लगी हुई थी। कुछ देर बाद दाऊद चला गया मगर हदीद को बार बार इससे एक अजीब सी विप्स आ रही थी। हदीद ही माहम और माहिद को ड्रॉप करने गया। माहम इसे घर के अंदर बुलाने लगी मगर वो मना करने लगा। मुझे इनके बारे में तमाम मालूमात चाहिए। कोई तीसरा वजूद इनको देखते हुए फ़ोन पर बात कर रहा था और फिर इनको देखते हुए वहाँ से चला गया। हदीद ऑफिस की कोई फाइल लेने वापस घर आया था जब इसे अपनी स्टडी रूम से बातों की आवाज़ आई। पहले तो इसे समझ में नहीं आया कि कौन है जो इसके स्टडी रूम में है, जबकि इसके स्टडी रूम में जाने की किसी को इजाज़त नहीं थी, कोई नहीं जाता था। इसने अधखुले दरवाजे से झांका तो आलिया फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। मैंने पूरा रूम देख लिया है मगर वो फाइल नहीं मिली। अरे इस बेवकूफ़ को तो पता ही नहीं कि इसके साथ क्या होने वाला है। अरे बाबा, वो फ़ोन पर बात करते हुए इतनी मगन थी कि इसे एहसास ही नहीं हुआ कि इनकी बातें कोई सुन रहा है। हदीद जिस खामोशी से आया था इसी खामोशी से चला गया और यह खामोशी किसी तूफ़ान की अलामत थी। इस वक्त माहम के हाथ में इनविटेशन कार्ड था जो हदीद ने इसे दिया था। वो अपने घर एक पार्टी रख रहा था जिसमें इसने माहम को भी इनवाइट किया था और माहम को अजीब सा महसूस हो रहा था। इसने हदीद को देखा जो माहिद से खेलने में मसरूफ़ था। क्या मेरा आना ज़रूरी है? इसे दरवाजे तक छोड़ते हुए माहम ने अपने दिल में मचलते सवाल पूछा। हाँ, बहुत ज़रूरी है। अगर तुम आओगी तो मुझे अच्छा लगेगा।
اپنی بات کر کے وہ چلا گیا اور ماہم کو مشکل میں ڈال گیا۔ وہ کسی صورت اس گھر میں نہیں جانا چاہتی تھی۔ پھر آخرکار پارٹی کا دن بھی آ گیا جس سے پس منظر صرف حدیث جانتا تھا۔ عالیہ باتیں کرتے کھڑی تھی جب اس کی نظر ماہر سے باتیں کرتی ماہم پر پڑی، جو بلیک ساڑی میں حد درجہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ کم تو عالیہ بھی خود نہیں تھی، مگر ماہم کی خوبصورتی اوپر سے اس کی سادگی عالیہ کو احساس کمتری میں ڈال دیتی تھی۔ جب اس سے رہا نہ گیا تو وہ ماہم کے پاس گئی۔ ماہم نے اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر بھی اگنور کیا۔ ارے ماہم، تم یہاں کیسے؟ یہ تو بزنس پارٹی ہے، تمہارا یہاں کیا کام؟ ہاں، اپنی طرف سے عالیہ نے اسے ذلیل کرنے کے لیے یہ بات کی۔ میں نے بلایا ہے ماہم کو پارٹی میں، آفٹر آل شی از مائی وائف، اور اس کو ہر جگہ میرے ساتھ ہونا چاہیے۔ جواب ماہم کی جگہ حدید نے دیا۔ عالیہ تو حیران ہو گئی، مگر اس کی حیرانی کی وجہ حدید کا جواب نہیں بلکہ اس کا ماہم کی وسط میں ہاتھ ڈالنا تھا۔ ماہم خود بھی حدید کے رویے پر حیران تھی، مگر زیادہ شو نہیں کیا۔ آؤ میں تمہیں اپنے ایک دوست سے ملواؤں۔ حدید اسے اپنے ساتھ لے جانے لگا، مگر ماہم رکی۔ کیا ہوا، کوئی ایشو ہے کیا؟ حدید نے پریشانی سے پوچھا۔ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں بس بات کر کے آتی ہوں۔ حدید سر ہلا کر ماہر کے ہاتھ پکڑ کر دوسری طرف لے گیا۔ اس کا جواب تو تم نے سن لیا، مگر میری ایک بات کان کھول کر سن لو۔ کوشش کیا کرو کہ میرے منہ نہ لگا کرو، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ حدید اور ماہر کے پاس واپس آ گئی۔ ابھی عالیہ کوئی حرکت کرتی جب اس کی نظر داؤد پر پڑی۔ وہ بھی اسے دیکھ چکا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ عالیہ نے داؤد سے سوال کیا۔ مجھے تو انویٹیشن ملا ہے، داؤد نے جواب دیا اور دوسری طرف چلا گیا۔ پارٹی اپنے عروج پر تھی۔ کچھ دیر بعد لائٹ آف ہوئی، پھر اسکرین پر ایک کلپ چلا جس کو دیکھ کر عالیہ شاک ہو گئی۔ وہ کلپ تھا جب وہ حدید کے اسٹڈی روم میں فائل ڈھونڈ رہی تھی اور فون پر بات کر رہی تھی۔ داؤد بھی حیران تھا، مگر جلدی سے اس کی حیرانی بھی شوق میں بدل گئی، کیونکہ اگلا کلپ وہ تھا جس میں وہ ماہم کے گھر کے باہر کھڑا ہو کر کسی سے فائل کے متعلق معلومات لے رہا تھا، اور آخری کلپ میں وہ اور عالیہ حدید کے خلاف پلاننگ کر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد لائٹ آن ہو گئی جس میں جی تو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے درمیان رہ کر ہمیں دھوکہ دے رہے تھے۔ داؤد کو جب میں نے اپنی وائف کے آس پاس دیکھا، مجھے تب ہی ان پر شک ہو گیا تھا۔ ان کو میں نے پہلے کہیں دیکھا تھا اور جلد ہی میرا شک یقین میں بدل گیا جب مجھے معلوم ہوا کہ یہ جناب میرے مخالفین ہیں، اور ماہم کے ارد گرد بھی صرف اسی لیے ہے تھا کہ اس کے ذریعے مجھ سے نقصان پہنچا سکے۔ اور یہ جو میری نام نہاد کزن ہے عالیہ، یہ بھی ان کی ہی کمپنی کی جاسوس ہے۔ تو کیسا لگا میرا سرپرائز آپ لوگوں کو؟ کچھ دیر بعد پولیس آئی، فراڈ اور دھوکہ دہی کے جرم میں ان کو گرفتار کر کے لے گئی۔ نگین بیگم کو بھی حدید نے خاص گاؤں سے بلوایا تھا تاکہ ان کو سچائی دکھا سکے۔ نگین بیگم کو اپنے انتخاب پر شرمندگی ہوئی۔ ان کو نہیں پتا تھا کہ ان کے گھر میں آستین کا سانپ پل رہا ہے۔ اس دوران میں ان کی نظر ماہم کے پاس کھڑے ماہد پر گئی۔ انہوں نے ماہد کو کبھی نہیں دیکھا تھا، ماہد بھی ان کو جانتا نہیں تھا۔ اس سارے واقعے میں جو انسان شوق میں تھا وہ ماہم تھی۔ حدید جانتا تھا کہ ماہم کو یہ جان کر دکھ ہوگا، جسے وہ دوست سمجھ رہی تھی وہ دوستی کے نام پر اس کا استعمال کر رہا تھا۔ ابھی حدید ماہم سے بات کرنے آ ہی رہا تھا کہ وہ روتی ہوئی گیسٹ روم کی طرف بھاگی۔ حدید کو ماہم کی حالت دیکھ کر دکھ ہوا، مگر اس نے سوچ لیا کہ وہ اسے اپنی محبت سے سنبھال لے گا۔ اس نے سوچ لیا کہ وہ اپنی شادی کو ایک اور موقع دے گا۔ وہ ماہم اور ماہد کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتا تھا۔ وہ ایک نارمل فیملی چاہتا تھا جس میں وہ، اس کی بیوی، اس کا بیٹا اور اس کی ماں اس کے ساتھ ہو۔ وہ اب ماہم کو خود سے مزید دور نہیں کر سکتا تھا۔ ماہم کا رو رو کر برا حال تھا۔ یہ سوچ اسے تکلیف دے رہی تھی کہ اگر حدید کو اس کی وجہ سے کوئی نقصان ہو جاتا تو وہ خود کو کبھی معاف نہ کر پاتی۔ دروازے پر کھڑے حدید یہ سب دیکھ رہا تھا اور پریشان بھی ہو رہا تھا۔ وہ ماہم کے پاس آیا اور تسلی دینے کے لیے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ پلیز رو مت، پلیز مت رو، جو بھی ہوا ہے اس لیے سوری، میں تمہیں ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا، بس حقیقت دکھانا چاہتا تھا، بس کرو اب۔ اس نے ماہم کو گلے لگایا اور اس کی کمر پر ہاتھ رکھ دیا۔ پتہ نہیں کیوں مگر ماہم اس کی باہوں میں خود کو محفوظ کر رہی تھی، اسی لیے اس نے حدید کے گرد اپنی گرفت سک کر دی۔ کچھ دیر بس ایسی ہی گزری۔ ماہم نے دوبارہ رونا شروع کر دیا۔ حدید کو ماہم کی یہ حالت دیکھ کر برا لگ رہا تھا۔ جب وہ اس کے آنسو دیکھتا اس کے دل پر ہزاروں وار ہوتے۔
माहम प्लीज रोना बंद करो, मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगा। इसने इसका चेहरा अपने करीब किया। इनके लबों के दरमियान थोड़ा सा फासला था। माहम का दिल तेजी से धड़कने लगा। इसको अपने इतने करीब देखकर इसने इसके आंसू अपने लबों से चुने और उस दौरान इसने माहम का पूरा चेहरा चूमा। इसने इसकी दोनों आंखें, गाल, माथा चूमा। उसके होठों के करीब रुक गया। इसने उसके निचले होठ को अंगूठे से सहराया। माहम ने इसका कॉलर मुट्ठी में दबोचा। हदीद ने इसके गाल पर हाथ रखा और उसके लबों को अपने लबों से जोड़ लिया। ये इसने माहम की तकलीफ दूर करने के लिए किया, मगर कुछ देर बाद इसके अमल में जुनून और सख्ती आ गई। माहम खुद को ज्यादा देर रोक ना पाई और इसकी शिद्दत में इसका बराबर साथ देने लगी। दोनों के दरमियान ऐसा लग रहा था जैसे कल ही नहीं, कुछ देर बाद वो अलग हुए। सांस फूलने की वजह से माहम की आंखें बंद थी। हदीद ने इसकी आंखों को देखा। इसकी आंखों में तलब थी। हदीद ने इसके अपनी बाहों में उठाया और ले जाकर बेड पर लिटाया। उसने माहम को प्यार से देखा। माहम सब भूल गई थी, इसकी आंखों में खो गई थी और जज्बात के रो में बह गई थी। माहम के लबों को चूमने के बाद इसने माहम की गर्दन पर लौ बाइट की, फिर इस जगह पर लब रखे। इसके बाद वो इस शहरक पर आया और पूरी शिद्दत से इस पर अपना लम्स छोड़ा। इन दोनों के हाथों की उंगलियां एक दूसरे में उलझी हुई थी। माहम की सांस फूलने लगी। इसने माहम की आंखों में परेशानी देखी और दोबारा इसके लबों को चूमा। माहम ने इसे मजीद अपनी तरफ खींचा। इसका एक हाथ हदीद के बालों में था और दूसरा हाथ उसके हाथ में। हदीद ने एक एक करके इसके कानों के टॉप्स उतारे और इसके कान की लो को चूमा, फिर इसका माथा चूमा। इसका नेकलेस निकालने के बाद उसने उसकी गर्दन और शहरक पर अपना लम्स छोड़ना शुरू कर दिया। उसने उसका पल्लू हटाया और उसकी ब्यूटी बोन पर अपने लब रखे, फिर ब्लाउज कांधे से हटाया और उसका कांधा चूमा। इसने जरा सा उठकर अपना कोट और शर्ट एक झटके से उतार कर फेंका और एक बार फिर झुककर उसके दिल के मुकाम पर अपना जुनूनी लम्स छोड़ा। इसका ये रूप देखकर माहम ने इसे मजीद अपनी तरफ खींचा और इसके चेहरे पर बोसा देना शुरू कर दिया। दोनों जज्बात की एक आग में जल रहे थे। इस वक्त माहम को ठुकराए जाने का खौफ भी नहीं था। हदीद ने इसको देखा, जो अपनी बिखरी हालत की वजह से इससे शर्मा रही थी। इसने खुद को ढकना चाहा, मगर हदीद ने उसकी कोशिश को नाकाम कर दिया। उसने उसके दोनों हाथों को तकिए के साथ लगा दिया और इसकी गर्दन और चेहरे पर किसेस करने शुरू कर दिए। वो उसे लगातार चूम रहा था। सारी रात माहम ने अपने नाजुक वजूद पर हदीद की शिद्दतें झेली। फिर बहुत जल्दी इन पर नींद मेहरबान हो गई। माहम का सर हदीद के कंधे पर था। इसने इनके सीने तक के ब्लैंकेट रखा। हदीद भी बिना शर्ट के लेटा था। दोनों के कपड़े बेड के साइड पर पड़े थे। माहम इस वक्त बिखरी हालत में हदीद की पनाहों में थी। सुबह जब माहम की आँख खुली, पहले तो कुछ समझ नहीं आया, मगर जब रात का मंजर याद आया तब इसे एहसास हुआ कि वो इस वक्त हदीद की बाहों में है। इसने हदीद को देखा। इसके चेहरे पर इत्मीनान था। अभी वो इसे देख ही रही थी कि जब हदीद ने अपनी आँख खोली। माहम घबरा कर उठकर हदीद से अलग होना चाहा। इसने उसका हाथ पकड़ा। क्या हुआ, कहाँ जा रही हो? हदीद ने सवाल किया। मुझे अपने घर जाना है, माहम ने अटकते हुए जवाब दिया। रात को पता नहीं मुझे क्या हो गया था। आई एम सॉरी। तुम सॉरी क्यों बोल रही हो? रात जो भी हुआ वो हम दोनों की रजामंदी से हुआ और मुझे इस पर कोई पछतावा नहीं। मैं चाहता हूँ कि हम साथ रहे। नहीं हदीद, हम साथ नहीं रह सकते। माहम की ये बात हदीद को आग लगा गई। हदीद उठकर बैठ गया। क्यों नहीं साथ रह सकते? क्या तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती? गुस्से में भी इसने तहम्मुल का मुजाहरा किया। मैं नहीं तुम्हारे साथ रहना चाहती, माहम बोलकर दोबारा उठने लगी कि हदीद ने इसे खींचकर वापस बिठाया। तुम्हें मेरी मोहब्बत मजाक लगती है, झूठी लगती है, क्यों तुम्हें यकीन नहीं आता? आज इसका जब्त जवाब दे गया था, इसलिए इससे सवाल करने पर मजबूर हो गया। अब बोलो, जवाब क्यों नहीं दे रही? क्यों मुझसे दूर रहती हो? बोलो, जवाब दो। क्योंकि मुझे ठुकराए जाने का खौफ आता है। एक दफ़ा पहले भी इस दुख को झेल चुकी हूँ। मज़ीद मुझ में हिम्मत नहीं है। ये कहकर माहम ने अपना बाजू गुस्से से छुड़वाया और अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चली गई।
जब बाहर आई तो हदीद को खिड़की की तरफ खड़े देखा। बगैर आवाज़ किए वो रूम से बाहर निकलना चाहती थी कि रास्ते में ही इसे माहिद नगीन बेगम के साथ खड़ा नजर आया। इनकी बात उसने सुन ली थी और कहा, मामा हम साथ नहीं रहेंगे। उसने अपनी ख्वाहिश का बताया। माहिद ठीक कह रहा है माहा, माजी में जो कुछ हुआ वो दूसरी गलती है। मैंने तुमसे झूठ बोला कि हदीद आलिया से मोहब्बत करता है, जबकि हदीद तुमसे मोहब्बत करता था। मैं माँ हूँ, इसकी आंखों में तुम्हारे लिए जज्बात देख सकती हूँ। मेरे बेटे को अपना लो, वो तुमसे बहुत प्यार करता है। नगीन बेगम ने इसे हकीकत से आगाह किया। वो तो माहम चाहकर भी इनकार नहीं कर सकती थी। सुन लिया तुमने? तसल्ली हो गई? अभी भी इनकार करना है? माहम ने मुड़कर हदीद को देखा, जो कैजुअली पैंट शर्ट पहने दरवाजे के साथ टेक लगाए खड़ा हुआ था। मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। बगैर मजीद कोई बात सुने वो चली गई। डैड मम्मा मान जाएंगी ना? माहिद ने हदीद से पूछा। हदीद ने माहिद को गोद में उठाया और चूमा। बिल्कुल मानेंगी बेटा, आप फिक्र ना करो, बस मम्मा का वेलकम करने की तैयारी करो। ये शाम का वक्त था। इस वक्त माहम अपने घर के लाउंज में बैठी थी। हदीद और अपने रिश्ते के बारे में सोच रही थी। इस दौरान में इसके फ़ोन पर मैसेज आया। मैसेज हदीद का था। मैं तुम्हारे घर के पास वाले पार्क में हूँ, 5 मिनट में शराफत से यहाँ आओ, वरना अगर मैं वहाँ आ गया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। हदीद का मैसेज पढ़कर माहम चिढ़ गई। अजीब जबरदस्ती है, मैं भी नहीं जाऊंगी, जो करना है करो, माहम ने दिल में सोचा। फिर पूरे 2 घंटे बाद वो पार्क जाने के लिए उठी। इसको यकीन था कि अब तक हदीद चला गया होगा। जब वो पार्क में गई तो वहाँ बिल्कुल सन्नाटा था। आमतौर पर इस वक्त तो यहाँ पे बहुत रश होता था। थोड़े आगे जब वो गई तो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गई। जहाँ सामने बहुत सारी लाइटिंग की गई थी, डेकोरेशन किया गया था और फूलों के दरमियान बोर्ड पर फूलों से लिखा गया था, विल यू बी माई लव फॉर एवर। अचानक माहम ने खुद को किसी के खसार में महसूस किया। इसने मुड़कर देखा तो हदीद इसकी पुश्त अपने सीने से लगाए खड़ा था। माहम ने मुड़कर देखने पर इसका गाल चूमा। मैं नहीं जानता था तुम्हें क्या इनसिक्योरिटी है कि तुम हाँ नहीं कर रही। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। मैंने तुम्हें कभी नहीं ठुकराया। तुम्हें खुद से दूर करने का मकसद ये था कि मैं तुमको मजीद तंग नहीं करना चाहता था, क्योंकि मॉम और आलिया ने तुम्हारे लिए काफी मुश्किलात पैदा कर दी थी। ना तुम खुद सुकून से रह सकती थी और ना ही माहिद को संभाल सकती थी। इसीलिए मैंने तुम्हें और माहिद को खुद से दूर कर दिया। और माहम, मैं बड़े बड़े दावे तो नहीं करूँगा, बस इतना कहूँगा कि मैं तुम्हें वो हर खुशी देने की कोशिश करूँगा जिसकी तुम हकदार हो। अब तुम अपना फैसला बताओ। हदीद ने इसकी राय जानना चाहिए। अगर मैं इनकार कर दूँ तो मुझे छोड़ दोगे? माहम न जाने इसके मुंह से क्या सुनना चाहती थी। अभी भी वो ऐसे ही हदीद के खसार में खड़ी थी। बिल्कुल नहीं, छोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं तुम्हें जबरदस्ती उठा कर ले जाऊंगा। मैंने तो तुमसे पूछने की सिर्फ फॉर्मेलिटी दिखाई है। वैसे भी अब तुम मेरे साथ घर जा रही हो। माहिद ने तमाम वेलकम की तैयारी कर रखी है। हदीद की बात पर माहम को हंसी भी आई और गुस्सा भी, मगर अब इसके पास इनकार की कोई वजह नहीं थी। वो खुद भी हदीद से दूर नहीं होना चाहती थी। हदीद इसकी खामोशी से ही समझ गया था कि वो राजी है। दूर कहीं जिंदगी इन्हें देखकर मुस्कुरा रही थी। बिलाशबा यही जानने के बाद इनकी जिंदगी की नई शुरुआत होने वाली है। खत्मशुदा। अगर नावल आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। अल्लाह हाफिज़।